नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी क्लास में अध्याय 13 और वैसे देखा जाए तो चौथा पाठ है ये। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, डॉक्टर B.R. अंबेडकर का एक लेख है। पहले अंबेडकर जी का परिचय पढ़ते हैं। अंबेडकर जी का जन्म सन 1891 में और मृत्यु सन 1956 ईस्वी में हुई। जैसे ही डॉक्टर B.R. अंबेडकर का नाम आता है, वैसे ही हमारी स्मृति में हमारा संविधान आ जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और उस संविधान के निर्माण में डॉक्टर B.R. अंबेडकर का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट तक की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। कई सामाजिक समस्याएं आई, वित्तीय बाधाएं, रुपए पैसे की समस्याएं आई, लेकिन उन सभी समस्याओं का मुकाबला करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया था। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा भारतीय समाज जातियों में विभक्त है और प्राचीन जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जो शूद्र थे उन्हें निम्न वर्ण का माना जाता था और उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव से आहत होकर डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जीवन पर्यंत जातिगत भेदभाव को मिटाने का भरसक प्रयास किया था और एक समतामूलक यानी समानता वाला समाज और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया था। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब जो पहली सरकार बनी थी, उस सरकार में डॉक्टर B.R. अंबेडकर कानून मंत्री रहे थे। संविधान के प्रारूप को संसद में इन्होंने स्वीकृत करवाया था। इन्होंने जो रचनाएं लिखी है, उनकी जो कृतियां हैं, जो पुस्तकें हैं, वो देखिए। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स यानी अछूत, हु आर दे, कौन है यानी शूद्र, हु आर द शूद्राज। अभी मैंने आपको 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बुद्धा एंड हिज धम्मा यानी बुद्ध और उसका धर्म। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों के विचार। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसे आप रूपी देखना, रूपी पढ़ना, यानी रुपए की समस्या। ये कोई गरीबी से संबंधित नहीं है। रुपया जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी जो वैल्यू कम है, उसी के संदर्भ में ये पुस्तक लिखी गई है। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया,
द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, भारतीय स्त्रियों का उत्थान और पतन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि, ये सारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं के नाम हैं। और आप देखेंगे मुख्य रूप से इन सभी में जातिगत जो भेदभाव है उन्हीं से संबंधित है ये रचनाएं। इनका संपूर्ण वाङ्मय यानी सारा रचना, इनकी जो सारी रचनाएं हैं भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में पब्लिश हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। अब देखिए पाठ का परिचय। पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण है ये एक, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए। देखिए प्रजातंत्र, जिसे डेमोक्रेसी के नाम से भी हम जानते हैं, और वाद का मतलब होता है विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो प्रजातंत्र में विश्वास रखती है, उसके लिए कुछ आवश्यक बातें। देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक छोटा सा प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जाए कि प्रजातंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, तब यहाँ उत्तर आपका होना चाहिए कि प्रजातंत्र एक शासन की पद्धति का नाम है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब हमने जो शासन की व्यवस्था चुनी वो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था थी, यानी अपने नेता का चुनाव प्रजा खुद करेगी। उससे पहले हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था और राजा महाराजाओं के शासन में जो है वो राजतंत्र उसे हम कह सकते हैं। तो आज़ादी के बाद हमने शासन की कौन सी पद्धति चुनी? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में सब कुछ प्रजा के हाथ में होता है। लेकिन देखिए डॉक्टर अंबेडकर को उस समय यह चिंता सताती थी कि समय के साथ हमारा जो लोकतंत्र है वो हो सकता है कमज़ोर हो जाए। तो यदि हमें हमारे प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को सफल बनाना है, उसे स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है, तो कुछ बातें हैं जिन बातों पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। इस पूरे पाठ में उन्हीं बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि प्रजातंत्र के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हमारा प्रजातंत्र मजबूत बने, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन कामों को करने से हमारी डेमोक्रेसी, हमारा प्रजातंत्र कमज़ोर होता है। तो मूल रूप से यदि पाठ का सारांश आपसे कोई पूछे भाई इस पाठ में क्या बताया गया है, तो आप कह सकते हैं कि इस पाठ में बताया गया है कि हम कैसे हमारे प्रजातंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को हम कैसे बचा सकते हैं और उसे कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन, परिपक्व यानी मैच्योर, एक राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक यानी बिना किसी से डरे एकदम साफ स्पष्ट अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आज़ादी के बाद हमने प्रजातंत्र को शासन की पद्धति के रूप में चुना। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करनी है तो हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे, और वही उपाय इस पाठ में बताए गए। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। देखिए जनता अपने नेता का चुनाव करती है, ठीक है, तो जो सरकार बनती है वो किसके प्रति जवाबदेही होगी? जनता के प्रति जवाबदेही होगी। जनता
विधानसभा या संसद के माध्यम से अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से सवाल कर सकती है तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। बहुमत और अल्पमत, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। आपने देखा होगा कि अभी हमारे राजस्थान में सरकार को लेकर अस्थिरता सी चल रही है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। उन 200 सीटों में से 101 सीट जिस पार्टी की होगी उसी पार्टी की सरकार बनती, ठीक है। अब 101 तो हो गई मेजॉरिटी और 99 हो गई माइनॉरिटी। बहुमत तो क्या हुआ 101 और अल्पमत 99। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुमत हो जाए 150, 150 और वो हो जाए 50। तो बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में इससे पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की थी, अभी भी आम आदमी पार्टी की है, तो वहाँ 70 सीटें हैं विधानसभा की। उन 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली। तो बहुमत तो क्या हुआ 67 और अल्पमत क्या हुआ 3। ये बहुत कम है साहब। यदि लोकतंत्र में ऐसी स्थिति बन गई तो उससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है, उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। और ऐसा नहीं हो कि उन 3 जनों की बात ही नहीं सुने, क्योंकि आप जानते हो कि यदि 67 है तो वो मेजॉरिटी में है। तो यहाँ बताया गया है कि यदि अल्पमत में 3 आदमी है तो आप उन 3 की भी आवाज़ सुनो, क्योंकि वो 3 भी पता नहीं कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो मात्र 3 लोगों की आवाज़ नहीं है, वो हो सकता है 30 लाख लोगों की आवाज़ हो, क्योंकि जब वो जनता उनको चुनकर भेजती है तो वो सारी जनता की आवाज़ है। तो बहुमत को अल्पमत के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होने की ज़रूरत है। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने तथा भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। विधायिका, जैसे राज्यों में तो है विधानसभा विधायिका और केंद्र में है संसद। भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि हम जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं वो लोग जनता के प्रति जवाबदेह रहे। जनता उनसे यदि कोई सवाल पूछती है तो उस सवाल का जवाब देना उनका कर्तव्य बनता है। साथ ही साथ संयत चर्चा, कोई भी कानून बनता है तो उस कानून पर लंबी बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि इस कानून से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक है साहब। और उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो सुझाव दिए थे, भाई आज़ाद हुआ देश 47 में, हमने लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये लोकतांत्रिक पद्धति तभी सफल होगी जब हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। आइए अब आज अपना पाठ हम शुरू करते हैं। यह स्वीकृत मत है, यानी सब मानते हैं कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उनकी सम्मति यानी राय में वे इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, उनके सौभाग्य को बना सके। और देखिए साहब, यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है, ध्यान देना शब्द आया है सत्तारूढ़, सत्ता पर आरूढ़,
यानी जिसे शासन करने का अधिकार मिला है वो है सत्तारूढ़। अब हमारे राजस्थान में मान लीजिए गहलोत सरकार है, तो आज सत्तारूढ़ व्यक्ति कौन है? सत्तारूढ़ व्यक्ति है अशोक गहलोत, और सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस। उसी प्रकार यदि केंद्र की बात करें तो सत्तारूढ़ व्यक्ति तो है नरेंद्र मोदी, और सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। समझ गए? यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है, यानी जो शासन कर रहा है, उन्हें हर 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी राय में वे इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सकें। हम नेताओं को 5 वर्ष के लिए चुनकर भेजते हैं, जैसे ही 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, देखिए आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तब तो वोट मांगने आते हैं और कहते हैं हम ये काम कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि 5 वर्ष पूरे होने के बाद क्या वही लोग वापस आकर ये कहते हैं क्या कि आप हमने जो कहे थे ये काम करने के लिए हमने ये कर दिए, ये कर दिया, ये कर दिए? नहीं कहते हैं। अंबेडकर कहते हैं ऐसा होना चाहिए। जैसे चुनावों से पहले राजनेता जनता के बीच जाते हैं, उसी प्रकार चुनावों की अवधि पूरी होने पर 5 साल पूरे होने पर जनता के बीच जाना चाहिए और जनता से ये पूछना चाहिए कि क्या हम फिर से सत्तारूढ़ पार्टी या व्यक्ति बन सकते हैं क्या? क्या हमने काम किया है क्या? यदि वो लोग इस मत से जनता के बीच जाते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। लेकिन हमने ऐसा देखा नहीं है। चुनाव से पहले ही आते हैं, बाद में कोई नहीं आता है। उनके सौभाग्य को बना सकें और उनकी रक्षा कर सकें। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इस बीच के समय में कोई सरकार से कुछ भी न कह सुन सके। आमतौर पर हमारी धारणा है भाई सरकार बन गई तो 5 साल तक वही सरकार चलेगी, लेकिन यहाँ अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं साहब 5 साल नहीं, यदि सरकार सही काम नहीं कर रही है तो आप जिन लोगों को चुनकर भेजा है उन्हीं के माध्यम से आप सरकार से बीच में भी सवाल पूछ सकते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्यवाही की जा सके। वो कहाँ होगी? वो या तो विधानसभा में होगी या संसद में होगी। अब यदि आपको मेरे कहने का आशय समझ में आ गया है तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं है। देखिए राजतंत्र में क्या होता था? राजा शासन करता था, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बन जाता था, उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाता था। लेकिन प्रजातंत्रवाद में ऐसा नहीं है साहब। प्रजातंत्रवाद में किसी भी व्यक्ति को सदैव यानी हमेशा शासन करने का अधिकार नहीं है। जब तक जनता चाहती है तब तक ही वो शासन कर सकता है। चुनाव में यदि जनता ने मन बना लिया कि नहीं साहब इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो अगले चुनाव में वो उस सरकार का सफाया कर देती है। ठीक है, यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लोग चाहेंगे तभी तक शासन कर सकते हैं। यदि लोगों को लगा कि नहीं साहब ये सरकार सही काम नहीं कर रही है, तो अगली बार उस पार्टी को या उस व्यक्ति को लोग वोट नहीं देते। उस अधिकार को लोकसभा भवन में चैलेंज किया जा सकता है। अब मान लो यदि हम कहें कि नहीं साहब ये सरकार सही काम नहीं कर रही है, सरकार को हटना चाहिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं साहब। वो चैलेंज कहाँ होगा? वो लोकसभा में होगा या फिर विधानसभा में होगा। कौन करेगा? जिनको हमने चुनकर भेजा है। जैसा आपने अभी देखा राजस्थान में चल रहा है, गहलोत सरकार थी, पूरे उनके पास विधायक थे, लेकिन कुछ विधायक असंतुष्ट हो गए, अलग खेमा बना लिया। अब वो विधायक असंतुष्ट हुए, उसका मतलब जितनी जनता को वो बिलोंग करते हैं वो उतनी जनता असंतुष्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है,
आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। अब ध्यान देना, एक एक चीज़ याद रखनी है। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, पहली बात क्या है, किसी भी व्यक्ति या पार्टी को सदैव शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। यदि कोई पार्टी लंबे समय तक शासन करती है तो वह प्रजातंत्रवाद के लिए सही नहीं है, उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। दूसरी बात, एक एक चीज याद रखनी है। पहली तो हो गई किसी व्यक्ति या दल को सदैव शासन नहीं करना चाहिए। दूसरा इसमें यह आया है कि विरोधी पक्ष जो है वो सशक्त होना चाहिए। सब विरोधी पक्ष का होना बहुत जरूरी है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। अभी मैंने आपको समझाया, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं तो 101 तो वे सत्ता पक्ष के और 99 किसके हुए, 99 विपक्ष के हुए। तो प्रजातंत्र में एक शक्तिशाली विपक्ष का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सरकार कुछ भी गलत करती है तो विपक्ष उसे कहता है कि नहीं साहब आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो हमेशा सरकार हथौड़े के नीचे काम करती है, यानी डर कर काम करती है। और यदि विपक्ष नहीं होगा, जैसा मैंने आपको बताया था दिल्ली के पूर्व चुनाव, इससे पहले वाले चुनाव, 70 सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की थी, तो विपक्ष कितना हुआ, 3 सीटों का हुआ। तो 3 सीटों वालों की बात लोग सुनते नहीं थे, तो वो विपक्ष सशक्त विपक्ष नहीं था, वो विपक्ष सशक्त विपक्ष नहीं था साहब। तो विपक्ष सशक्त होना चाहिए, जिससे कि सरकार निरंकुश नहीं रहे, सरकार मनमानी नहीं करे, और सरकार कोई भी गलत काम करती है तो विपक्ष तुरंत उसकी आवाज़ उठाता है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं हैं उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। सरकार जो कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार में है उनके लिए, सब विपक्ष वाले भी उस काम से संतुष्ट होने चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में बहुत से कारणों से, मेरी राय में प्रधान कारण है सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी जो ऐड है वो ऐड पैसा देते हैं, और वो पैसा देते हैं तो अखबार वाले क्या करते हैं, सरकार वाले लोगों की बातों को तो ज़्यादा छापते हैं और विपक्ष वालों की बातों को कम छापते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो है वो उनकी आय का साधन नहीं है। ध्यान देना, यहाँ अंबेडकर जी ने क्या कहा कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे कई बार हमें ऐसा लगता है कि अखबार सिर्फ सत्ता पक्ष की बातों से ही भरा है, विपक्ष क्या चाहता है वो चीज़ें उसमें नहीं देखने को मिलती है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। यदि आप मान लीजिए सरकार कोई कानून बनाती है, कोई योजना लाती है, तो आपने देखा होगा अखबार में सिर्फ उस योजना के जो प्लस पॉइंट है वही है, उसके माइनस पॉइंट कौन बताएगा, विपक्ष बताएगा। इसलिए अखबार में विपक्ष को बराबर स्थान मिलना चाहिए। मान लीजिए सत्ता पक्ष ने तो बता दिया कि हम ये योजना लाए हैं, इसमें ये फायदे होंगे, तो उसी पेज पर आधी जगह विपक्ष को भी मिलनी चाहिए, ताकि वो ये कह सके नहीं साहब ये योजना तो लाए हैं, लेकिन इस योजना से ये फायदे तो होंगे, लेकिन इससे ये नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये प्रजातंत्र के लिए ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो उससे प्रजातंत्र कमज़ोर होता है, और आपने देखा है कि ऐसा हमारे देश में नहीं है। चाहे आप कोई भी न्यूज़ चैनल देख लीजिए, हमेशा सत्ता पक्ष की बड़ाइयाँ करते हैं। चाहे आप न्यूज़ पेपर देख लीजिए, सब सत्ता पक्ष की बड़ाई करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, सत्ता पक्ष की भी सुनो, उसकी बड़ाई भी करो, लेकिन उस कानून पर, उस योजना पर विपक्ष क्या कहता है, उस विपक्ष की बात भी सुनना जरूरी है। तो समाचार पत्रों में सिर्फ सरकारी योजनाओं के बारे में आता है। क्यों? क्योंकि सरकार अखबार को क्या देती है, ऐड देती है और पैसा देती है। इस वजह से वो लोग उन लोगों का ज़्यादा छापते हैं। आमतौर पर आपने, अब इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ, आमतौर पर आपने देखा होगा जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, अपने जैसे सीकर में
दैनिक भास्कर है सीकर वाला, या पत्रिका सीकर वाला पेज जो आता है, आपने देखा होगा फ्रंट पेज पर आपको समाचार कम और ऐड ज़्यादा नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐड अखबार की इनकम का सोर्स है। वही कारण है कि सरकारी योजनाओं के ऐड अखबार में आते हैं। ऐड से अखबार पैसा कमाता है तो सरकारी योजनाओं की ज़्यादा बढ़ चढ़कर उनके बारे में बताता है। जबकि विपक्ष क्या सोचता है उनको ये भी बताना चाहिए। शासक दल के सदस्यों के भाषणों से तो समाचार पत्र के अंतिम पृष्ठों के अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं साहब। शासक दल के सदस्यों के भाषण से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों में भी कहीं अंत में जाकर जगह पाते हैं बेचारे विपक्ष वाले। तो मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। प्रजातंत्रवाद की समान सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना अनिवार्य शर्त है। तो बेटा दो बातें हो गई। ये देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात, किसी भी व्यक्ति या शासक को सदैव शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए। तीसरी बात देखिए अभी आएगी। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है बल्कि विरोधी पक्ष के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, उसे कई सांकेतिक लेखक और दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए अलग कमरा होता है जिसमें वह अपना काम करता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई न कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर उंगली निर्देश कर सके। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत यानी लगातार और निरंतर होता रहना चाहिए। इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपए खर्च करना बेकार नहीं समझते। दूसरा पॉइंट था ना, विरोधी पक्ष का होना जरूरी। अब देखिए दो देशों के एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो दिया है इंग्लैंड का और दूसरा दिया है कनाडा का। इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए अलग से जगह है, उसके काम को चालू रखने के लिए सरकारी खजाने से उसको वेतन मिलता है। उसे सेक्रेटरी होता है, उसके पास कई सांकेतिक लेखक दूसरे कर्मचारी होते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए अलग कमरा होता है जिससे वो अपना काम कर सके। इस प्रकार आप देखेंगे कनाडा में भी होता, तो हमारे देश में भी विरोधी पक्ष का नेता, लेकिन विरोधी पक्ष का जो नेता है उस नेता के प्रति सत्ता पक्ष के लोगों की जो राय है वो कुछ अच्छी नहीं होती है। जबकि ये दो देशों के एग्जाम्पल बताए हैं अंबेडकर जी ने कि इन दोनों देशों में ही विरोधी पक्ष जो है उस विरोधी पक्ष पर सरकार भी पैसा खर्च करती है ताकि सरकार की गलतियों को बता सके वो। जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। होता है तो अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि एक तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्व आवश्यकता है साहब। तीसरी शर्त, पहली थी किसी व्यक्ति या दल को सदैव शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी थी कि विरोधी पक्ष मजबूत होना चाहिए। और तीसरी क्या है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। कानून की नज़रों में सब समान होने चाहिए। जबकि आप देखते हैं कई बार आप महसूस करते हैं कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। कानून की नज़रों में सब बराबर नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा होता है, जो लोग पावरफुल होते हैं, उन लोगों के लिए कई बार कानून हमें अलग दिखता है और गरीब के लिए हमें कानून अलग दिखता है। यदि ऐसा कहीं है तो वो प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कानून की नज़रों में सब बराबर होने चाहिए। यद्यपि ऐसे छुटपुट छोटे मोटे अवसर गिनाए जा सकते हैं जहां कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि से समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए। लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है साहब। सभी लोग तो समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन
शासन में सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ता है। आप में से बहुत से लोगों के लिए संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सके या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सके जबकि शासनारूढ़ पार्टी यानी जिसकी सरकार है अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती हुई नज़र आती है। कई बार हमें ऐसा दिखता है कि गवर्नमेंट जो काम करती है वो सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों की भलाई के लिए करती है। एक बार सरकार बन गई, ठीक है, रोड के टेंडर जा रहे हैं वो भी उसी पार्टी के फेवर वालों के लिए जा रहे हैं, और कोई भी काम हो रहे हैं वो भी उसी पार्टी के फेवर वालों के लिए हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया है अम्बेडकर जी ने, यहाँ देखिए, कुछ भी हो मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो कोई रोड बनाने का ठेका लेता है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, और वो लाइसेंस कोई भी व्यक्ति जो उन योग्यताओं को पूरा करता है वो किसी को भी मिल सकता है। यही कहता है कानून तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है साहब। जिस दल की सरकार होती है वो लोग अपने लोगों के फ़ायदे के लिए अपने लोगों को ही वो टेंडर देते हैं, ठीक है, उन लोगों को ही वो लाइसेंस देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता है। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात भी नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता लेकिन लगता है कि एकदम संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखे कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए है। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए हैं कि जो उसे अच्छी लगती है, यानी उसकी पार्टी का है, तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसी की पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है लाइसेंस लेने के लिए जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए, अर्थात वो उसकी पार्टी का नहीं है। वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है, जबकि दोनों आदमी लाइसेंस लेने के हकदार थे। लेकिन यहाँ सरकार अपने लोगों के फेवर में काम करती है, दूसरे लोगों के लिए काम नहीं करती है। उनको लगता है ना कि ये वोट नहीं देने वाले हमें, तो वो उनके लिए काम नहीं करती है। ऐसा प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए, और यदि होता है तो उससे प्रजातंत्र कमज़ोर होता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ें, देखें कि जब ऐसा भेदभाव शासन के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, एंटर हो जाता है, तब क्या होता है। मान लीजिए किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध कर दिया, कोई पार्टी का आदमी है बड़ा और उसने कोई मर्डर कर दिया, कोई भी अपराध कर दिया, उसके विरुद्ध काफ़ी गवाह भी है, पर उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। जब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है, जाकर कहता है कि इस आदमी के ऊपर मुकदमा चलाना ठीक नहीं है क्योंकि ये हमारी पार्टी का है, या आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दूंगा और यहाँ से आपका तबादला यानी ट्रांसफ़र करवा दूंगा। आप कल्पना ही कर सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाता है। किसी समय अमेरिका में यही हाल था, ध्यान देना। अपना पॉइंट था कि शासन की नज़रों में सब बराबर होने चाहिए, लेकिन कई बार हमें लगता है कि शासन की नज़रों में सब बराबर नहीं है। कैसे लगता है? मान लीजिए कोई भी व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए, और एक आदमी लाइसेंस लेने के लिए विधायक के पास जाता है और विधायक के पास जाकर कहता है कि मुझे इस बिज़नेस का लाइसेंस चाहिए। तो वो विधायक सबसे पहले ये देखता है कि ये अपनी पार्टी का है कि नहीं है। यदि उसको लगता है कि हाँ ये अपनी पार्टी का है, अपनी वोट बैंक का हिस्सा है, तो वो उसको लाइसेंस दे देता है। दूसरा आदमी जाता है, वो भी लाइसेंस मांगता है,
लेकिन वो उसको देखता है कि नहीं नहीं ये तो अपनी पार्टी का नहीं है, तो उसको मना कर देता है। जबकि दोनों आदमी लाइसेंस लेने के अधिकारी थे, लेकिन यहाँ सरकार ने अपनी पार्टी को फेवर किया, जो गलत है। यदि पार्टियां ऐसा करेगी तो उससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया कि मान लो कोई बड़ा नेता है और उसने मर्डर कर दिया या कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो उसके साथ वो सब कुछ नहीं होता जो एक आम आदमी यदि वैसा करता तो उसके साथ होता। इसमें क्या है कि विधायक है, मिनिस्टर है, वो लोग प्रेशर डालते हैं कलेक्टर पर, एसपी पर कि नहीं साहब ये हमारा आदमी है, इसको छोड़ो, इसके कुछ नहीं होना चाहिए, यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो तुरंत आपका ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से। यदि ऐसी चीज़ें लोकतंत्र में होती है तो उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है बल्कि कमज़ोर होता है। कई बार ऐसी ही स्थितियां अमेरिका में थी साहब। क्या थी देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यही हाल अमेरिका में था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से जानी जाती थी। विकृत का मतलब होता है जो सही नहीं है, और ये पद्धति सही नहीं है। अमेरिका में क्या था देखिए, जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती यानी सरकार में आती तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से हटा देती थी। जैसे जैसे ही सरकार बदली, सरकार बदलते ही सारे सरकारी कर्मचारियों को हटा देते थे और अपने आदमियों को रख लेते थे। ये गलत था। वास्तव में काफ़ी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह बात स्वयं उनकी समझ में आई कि प्रजातंत्र के लिए यह सही नहीं है। उन्होंने उस विकृत पद्धति को बदल दिया। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि अमेरिका में जो विकृत पद्धति थी वो क्या थी? ये थी कि जैसे ही सरकार बदली, पुरानी वाली सरकार के सारे कर्मचारियों को हटा देते थे, नए रखते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको खुद को रियलाइज़ हुआ ये कि ये जो हम कर रहे हैं वो गलत है, इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है, तो उन्होंने इस चीज़ को बदल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में आपको आगे का पार्ट पढ़ाएंगे। आप सभी ध्यान से, आज 3 चीज़ें देखी हमने। अंबेडकर जी ने सब